आपने बोला इंडिया लिविंग रिलेशनशिप्स में, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक देश जो है चोटी तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी, एंड वो फ्लेक्सिबिलिटी लिव इन में होता है, शादी में नहीं होती। तो लिव इन का क्या मतलब है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। हमारे साथ मिलकर जोड़ी हमारी बनती है क्वाड, 4 कंट्रीज का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस। ऑल ऑफ देम अलोंग विद इंडिया हैव कंसर्न्स अबाउट चाइनाज राइज एंड चाइनाज एक्सपेंशन, और उसको कैसे बैलेंस किया जाए, इसलिए क्वाड बना हुआ है। Professor Sriram Chaulia, foreign affairs expert. He has spent decades studying global geopolitics and India's strategic interests. आज वो इंडिया के सबसे important international partnerships और उनके पीछे की strategy को decode करेंगे. Let's start with इंडिया और जापान का रिलेशन। I tell you, ये भाइयों वाला रिश्ता है। जापान की जो चीन के साथ काफी अनबन है, क्योंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट सेंकाकू आइलैंड है वहाँ पर। What about the next one, रशिया? यूरोपियंस वर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि हम रशिया के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया। बट बेस्ड on our national interests, we never joined any sanctions against Russia. In fact, we increased oil and weapons purchases during the Ukraine war, and that sent a message that we value our friends and हम loyal भी हैं एक तरह से। Our next friend who's France. Critical moments in our history, 1998 when we did the nuclear tests, Americans समेत सबने sanctions लगा दिए थे वेस्टर्न कंट्रीज ने। फ्रांस अकेली एक वेस्टर्न कंट्री थी जिन्होंने कहा नहीं, we will not join any sanctions against India. इंडिया का इजराइल कैसे दोस्त है? द मेन वन इज काउंटर टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी। आपने देखा होगा पाकिस्तान में ये जो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये जितने हार्डकोर इंटरनेशनली बैंड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनका हमास, हिजबुल्लाह एंड अदर ग्रुप्स के साथ काफी उठना बैठना होता है। बोथ ऑफ अस फील लाइक वी आर फेसिंग द सेम थ्रेट। बट जैसे मैंने पहले कहा, इजराइल का मेथड एंड टैक्टिक जो वो अलग है, हमारा अलग है। हम काउंटर टेररिज्म इतने ओवरवेलमिंग डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स से नहीं करते, हम थोड़ा कैलिब्रेटेड एंड प्रोपोर्शनेट टाइप ऑफ अटैक। उनका तो ओवरऑल बमबारी। डू यू थिंक जो भी कंट्री सबका दोस्त बनने की कोशिश करती है वो सुपर पावर बनती है कि नहीं बनती? यू हैव ऑल्सो सेड कि जापान एंड इंडिया टुगेदर एशिया में चाइना की जगह ले सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय? If you have found anything valuable from this channel, please subscribe. It's free, it takes less than a minute, but it means a lot to us. And to listen to the audio experience of this episode, please follow us on Spotify. जब भी किसी दूसरी कंट्री से इंडिया पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना जहां पर एक्सचेंज रेट अच्छा मिले और आपके पैसे सेफली एंड टाइम पर ट्रांसफर हो जाएं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है टैप टैप सेंड। इनके थ्रू आप यूएस और कनाडा से इंडिया डायरेक्टली बैंक अकाउंट या यूपीआई पर मनी भेज सकते हैं। आपको कंपेटिटिव एक्सचेंज रेट्स भी मिलते हैं और प्रोसेस इतना सिंपल है कि आप घर बैठे इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपके लव्ड वंस को पैसे क्विकली और सिक्योरली मिल जाते हैं सो दैट दे डोंट हैव टू वेट एंड वरी। हमारे व्यूअर्स के लिए टैप टैप सेंड स्पेशल बोनस ऑफर भी प्रोवाइड कर रहा है। Use the code FIGURINGOUT to avail the offer. And to learn more about Tap Tap Send, check the link in the description below. So I want to start from that point. आपने बोला इंडिया लिविंग रिलेशनशिप्स में, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो मुझे बताओ, इंडिया लिविंग रिलेशनशिप में है, इसका मतलब क्या होता है? इंडिया किस किस के साथ लिविंग रिलेशनशिप में, किस किस को डेट कर रही है और किस किस के साथ शादी कर ली है, ये भी बता दो। शादी हमारी किसी के साथ नहीं है, मीनिंग अलायंस। इंटरनेशनल रिलेशन में शादी की बराबरी आपको अलायंस से मिलती है। हमने आज तक कभी किसी भी बड़े शक्ति के साथ अलायंस नहीं किया है, एंड इसका कारण बड़ा साफ है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं हम, आप हिंदी में इसको कहते हैं स्वायत्तता, सामरिक स्वायत्तता, वो बनाए रखना है। बिकॉज हमारी जो एम्बिशन है कि एक दिन हम भी ग्रेट पावर, सुपर पावर बने, उसके लिए ज़रूरी है हम कि किसी के पिछलग्गू ना बने। यू नो व्हाट आई मीन? कि मतलब अगर आपने गाड़ी आपकी अमेरिकन वैगन से हिच कर लिया या चाइनीज से कर लिया या रशियन या किसी और से, तो आप खुद जो हैं एक दिन बड़े शक्ति नहीं बन सकते। इसलिए हमारी शादी किसी के साथ नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैंने एनालॉजी दिया है लिव इन रिलेशन। लिव इन में क्या होता है, आपकी दोस्ती हैं लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ जीवन भर वो जीवन साथी बन जाए आपके। आप इंटरेस्ट के बेसिस पर आपकी उनकी बनती हैं, इसलिए आप साथ जीते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एक मोनोगेमस भी हो। आपके कुछ और भी दोस्त हो सकते हैं आपके, यू हैव दैट काइंड ऑफ यंगस्टर्स। आप लोग बेहतर जानते हैं ये सब चीज़ें। हम तो 45 के ऊपर हो गए हैं, तो आजकल ये समझ में भी नहीं आती सोशल स्ट्रक्चर। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक देश जो है जो
उभर रहा है, ऊपर तक जा रहा है, चोटी तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी। एंड वो फ्लेक्सिबिलिटी लिव इन में होता है, शादी में नहीं होती। तो लिव इन का क्या मतलब है? पार्टनरशिप्स हम कहते हैं, ये अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हमारे कौन से जो बहुत ज़बरदस्त जो चलते हैं, मेरी जो बुक आई थी फ्रेंड्स रिसेंटली, जो डॉक्टर जयशंकर ने लॉन्च किया था दिल्ली में, तो आपकी ऑडियंस डॉक्टर जयशंकर का स्पीच भी पढ़ें, जो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पर है, जो मेरे किताब के लॉन्च पर था, जो ऑफिशियली इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो उन्होंने बड़ा अच्छा फ्रेंडशिप पर, फ्रेंड्स क्या होते हैं इसके ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा स्पीच दिया था। तो एनीवे, तो कौन है हमारे सबसे करीबी मित्र या दोस्त? मेरे हिसाब से ये 7 हैं जो मैंने किताब में लिखे हैं। जापान है, एशिया में बहुत बड़ा हमारा क्लोज पार्टनर है। Then you have Australia, then you have US. ये तीनों हमारे साथ मिलकर एक जोड़ी हमारी बनती है क्वाड, 4 कंट्रीज का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US। ये इंडो पैसिफिक जो हिंद प्रशांत हमारी क्षेत्र है। इंडिया का क्वाड QUAD नहीं, इट्स नॉट एक्रोनिम। क्वाड QUAD से कुछ नहीं हुआ। क्वाड मतलब चार लोगों का एक समागम ना, जैसे तिकड़ी होती है उसके बाद चौकड़ी या जो भी आप कह लें, इज दैट काइंड ऑफ थिंग क्वाड। क्वाड्रिलेटरल, 4 कंट्रीज। तो ये तीन हो गए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US। इन तीनों में क्या कॉमन है? ऑल ऑफ देम अलोंग विथ इंडिया हैव कंसर्न्स अबाउट चाइनाज राइज एंड चाइनाज एक्सपेंशन एंड चाइनीज पावर, चाइनाज इन्फ्लुएंस, एंड उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है पूरे क्षेत्र में, और उसको कैसे बैलेंस किया जाए, संतुलन में लाया जाए इस पूरे क्षेत्र को। इसलिए क्वाड बना हुआ है। तो ये 3 तो हैं हमारे। आप पश्चिम की तरफ देखें तो मैंने कहा है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल, ये दोनों हमारे लिए बहुत करीबी हैं, और इनके साथ भी हम कुछ चीज़ें करते हैं जो कि इस क्षेत्र के लिए बड़ी लाभदायी हैं। ये जो हमारे पश्चिमी तरफ है, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म है, जिहादिस्ट टेररिज्म है, ये सब जो चीज़ें, इन सब में ये 2 हमारे साथ हैं टू काउंटर दिस। ठीक है। तो एंड साथ साथ हम टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ये सब भी कर रहे हैं इनके साथ। तो ये भी हमारे बड़े करीबी मित्र, ये भी पार्टनर्स हैं हमारे। उसके बाद आप यूरोप की तरफ और चले जाएं आगे। मैंने किताब में ना आर्क की बात की है, इसलिए आर्क मैंने फार ईस्ट से, जापान से लेकर आपको इस तरफ लेके जा रहा हूँ। मैप अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट के बाद ऊपर आपका यूरोप आ जाता है, उसमें आपका फ्रांस है। फ्रांस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज इंडियन ओशन रीजन में उनके साथ हम बहुत कुछ करते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कोऑपरेशन, ये सब। एंड फ्रांस भी डरा हुआ है कि चीन जो है, उनके जो ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन में, अभी भी फ्रांस के बेसेस हैं, मिलिट्री प्रेजेंस हैं, वहाँ पर चीन के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो फ्रांस चाहता है कि भारत जैसा एक मजबूत देश, इट कैन बी काउंटर बैलेंस टू चाइना, काउंटर वेट, प्रतिभार जो कहते हैं हम हिंदी में, वो एक बन सकता है। तो इसलिए फ्रांस के साथ हम बहुत डीप कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, मिलिट्री, सिक्योरिटी, इवन डिफेंस, इवन AI। अब देखिए AI जो समिट हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, पहले पिछली बार भी फ्रांस के साथ कर रहे हैं, इस बार भी फ्रांस के साथ कर रहे हैं। AI समिट हो रहा है, बहुत बड़ी मीटिंग है, ब्रिंगिंग ऑल द टेक्नोलॉजी लीडर्स, एडवांस फील्ड्स में भी, स्पेस, इन सब में भी फ्रांस के साथ। नाउ EU एज अ होल भी बन गया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो फ्रांस तो उसका एक सदस्य है ना, 26 और देश हैं EU में, इन सबके साथ हमारी अच्छी बन रही है अभी। एंड लास्ट एंड देन फर्दर वेस्ट आप जाएं तो US हैं। US तो हाँ, रशिया, मैं वापस आऊँगा, रशिया लास्ट में। आप इसी आर्क में अगर आप थोड़ा और लेफ्ट चलें तो फिर आपका US आ जाएगा। US के साथ तो देखिए गहरी पार्टनरशिप है, लिव इन रिलेशनशिप जो भी आप कहें, लेकिन US के साथ एक ही प्रॉब्लम है, वो एक बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है। बाकी सब जिनकी बात की ना मैंने अभी तक, वो सब जो है मिडिल पावर्स माने जाते हैं। मतलब दे आर ऑल्सो नॉट ट्राइंग टू डोमिनेट, वो वर्चस्व का उनका गेम नहीं होता। बट US का वर्चस्व हमेशा हेजिमोनी, हाउ टू मेंटेन हेजिमोनी, हाउ टू मेंटेन देयर नंबर 1 स्टेटस एंड लीड। तो उसकी वजह से उनकी कंडीशनैलिटीज, उनका प्रेशर, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं भारत की तरफ हो या किसी और भी पार्टनर की तरफ हो, वो थोड़ा ज़्यादा अलायंस टाइप की, शादी टाइप की उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये एक्सक्लूसिवली हमारा ही रहे और कहीं ना जाए, कहीं भटके ना, और मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उनके साथ ये हाथ ना मिलाए। तो इनकी तो दे हैव अलायंस माइंडसेट, एंड ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार हमारे साथ। ट्रंप के दौरान भी था, इवन ड्यूरिंग बाइडेन्स टाइम देयर वर प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन वॉर हो गया था, बाइडेन वांटेड कि भारत जो है उनके पक्ष में खड़ा रहे अगेंस्ट रशिया,
हमारे लिए तो ये भी लिव इन है, वो भी लिव इन है, तो हम एक का परहेज करके दूसरे के पास कैसे जाएं? ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसकी भी जरूरत है हमारी इन सम कॉन्टेक्स्ट, इसकी भी जरूरत है हमारी इन सम कॉन्टेक्स्ट। तो हमने ये टाइट रोप करने की कोशिश की। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रशिया। रशिया इन सभी देशों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इन सबसे इनकी बनती कम है। जितने भी मैंने बात किए हैं, जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब वेस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न पार्टनर्स हैं प्राइमरली। लेकिन रशिया अपने आप में एक पावर सेंटर है, डिक्लाइन हुआ है। अब वो बात नहीं रही जो सोवियत संघ के जमाने में वो महाशक्ति मानी जाती। आज के दौर में दो ही महाशक्ति मानते हैं हम, चीन और अमेरिका। रशिया महाशक्ति नहीं है, मिलिट्री है उसकी बड़ी, लेकिन दलदल में फंसी हुई है। आप देख रहे हैं यूक्रेन में 4 साल से लड़ रहे हैं, हार्डली 15-20% ऑफ टेरिटरी लेकर एट हैवी कॉस्ट, एट हैवी प्राइस। तो रशिया में अब वो बात नहीं रही। इकोनॉमी उसकी काफ़ी ढुलमुल है। रशिया की इकोनॉमी आप देखिए भारत से भी छोटी है अभी, हार्डली 2 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। तो एक तरह से डिक्लाइन में, लेकिन फिर भी लेगेसी रिलेशनशिप है बहुत पहले से हैं। और यूरेशिया जो हम क्षेत्र कहते हैं, यूरोप और एशिया के बीच में जो मिक्स्ड, वहाँ पर सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, इन सब में रशिया के अभी भी इन्फ्लुएंस है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है। तो हम तेल भी खरीदते आ रहे हैं बहुत सालों से उनसे। एंड इन सब एरियाज में अगर हमें प्रभावी रहना है तो रशिया का फैसिलिटेशन आवश्यक है। Yes, in some of these areas, even Afghanistan, beyond and all these places. तो रशिया का अपना महत्व है। डिफेंस में हम बहुत कुछ खरीदते रहे हैं उनसे, अभी कम हुआ है। एक ज़माने में तो 70% प्लस भारत की पूरी जो ये जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सब हम रशिया से खरीदते थे। नाउ इट हैज़ कम डाउन टू जस्ट 30-35%। फ्रांस बल्कि ऑलमोस्ट इक्वल हो गया या ओवरटेक भी कर सकता है रशिया को एज अ मेजर मिलिट्री पार्टनर फॉर इंडिया। लेकिन फिर भी रशिया है ना, 1/3 कम नहीं है ना, 30% इज इम्पॉर्टेंट। सो रशिया भी इम्पॉर्टेंट है। अब अमेरिकन कहते हैं कि अच्छा भाई आप उनसे तेल मत खरीदो, उनसे वेपन्स मत खरीदो, तो हम कैसे माने? तो इसलिए हमने वो टाइट रोप या बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हंट विद द हाउंड्स एंड रन विद द हेयर्स। ये कुछ लोग कहते हैं भारत की नीयत है कि हम रशियंस की तरफ भी हैं और अमेरिकन और यूएस एलाइज की तरफ भी हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। ओवर टाइम क्या हुआ है, जैसे दुनिया इतनी वो पोलराइज हो गया, ध्रुवीकरण कहते हैं हिंदी में, इट्स ऑल डिवाइडेड। तो एक ऐसी शक्ति हो जो बड़ी है और उभर रही है, महाशक्ति बन सकती है, और साथ साथ दोनों कैंपों में उनका पैर है, यहाँ पर भी और उधर भी। तो उसका अपना एक वैल्यू होता है। वो क्या कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं ना, संदेशवाहक, वो बन सकता है। एक तरफ से दूसरी तरफ डायलॉग बना सकता है, ब्रिज बन सकता है। भारत को पुल माना जाता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, मीनिंग वी आर कनेक्टिंग डिफरेंट कॉम्पीटिंग साइड्स एंड एक्सट्रैक्टिंग बेनिफिट फ्रॉम ऑल साइड्स। अगर आप शादी कर लो ना, फिर आपको दूसरी तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। टू गो बैक टू द एनालॉजी, इसलिए मैंने ये कहा है कि ये जो लिव इन वाला मॉडल है, यही फॉर द फ्यूचर, फोर्सिबल फ्यूचर हमारे लिए सही है। आप जापान को देख लीजिए। जापान